के आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने एसवीएम के कुछ कर्नल्स देखे थे और कर्नल्स में लोगों ने आरबीएफ कर्नल देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि जो आरबीएफ कर्नल है वो हमारा KNN की तरह काम करता है। ठीक है। कल हम लोगों ने एक कर्नल देखे थे, आज हम लोग और बाकी कर्नल्स देखेंगे। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट कर्नल्स का मेन कॉन्सेप्ट याद रखो कि कर्नल्स क्या करते हैं। ये आपके डेटा पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि ये इसे हाई डायमेंशंस पे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाई डायमेंशंस का मतलब क्या है कि पहले जो आपके पास शायद अगर 2 पॉइंट्स थे, 2 को वो 3 में कन्वर्ट कर देता है, 3 को वो 4 में भी कर सकता है, 4 5 में भी कर सकता है, 6 में भी कर सकता है, 7 में कर सकता है। तो कैसे करता है कि अगर आपके पास मान लो कोई इनपुट पॉइंट आया तो आपके पास आया वेट, फीचर्स में वेट आया और हाइट आई। ठीक है। अब आपके पास 2 ही पॉइंट है। ठीक है। तो ये कैसा हो गया, 2D डेटा हो गया। ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। अब ये मान लो ऐसे हैं पॉइंट्स हेलो कि सर। हाँ सर मुझे मतलब एक चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे आपने वो मतलब स्क्वायर किया था कल, हाँ तो सर स्क्वायर करने में तो सर वो सारी वैल्यू प्लस में हो जाएंगी, तो वो ऊपर ऊपर वाला जो प्लेन है ना सर उसमें चला जाएगा, तो सर मिसक्लासीफाई तो सर हो ही नहीं सकता ना। और फिर सर मिसक्लासीफाई नहीं हो सकता तो सर वो सर सिर्फ वो ऊपर ऊपर के प्लेन को फाइंड करेगा, सर वो नीचे जो माइनस का है वो कैसे होगा? नहीं समझा, यही वाला फिगर था। ठीक है। हाँ ओके। अब आ, इसने सबका स्क्वायर किया तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स इधर आ गए, कुछ पॉइंट्स इधर आ गए। ठीक है। जो निगेटिव वाले हैं वो एक साइड आ गए, पॉजिटिव वाले एक साइड आ गए। ठीक है। प्लेन बनाया इसने। अब क्या होगा, मतलब आप ये कह रहे हो ना कि मिसक्लासिफाई नहीं हो सकता। हाँ हाँ सर, तो ये वो मिसक्लासीफाई नहीं हो सकता। और सर जो वो ओ वाले जो अपन माइनस में रख रहे थे ना, हाँ तो सर वो भी तो प्लस में हो जाएंगे ना पूरे, तो प्लस ऊपर में क्या चले होगा, जाएंगे। नहीं सर नहीं स्क्वायर पर कर रहे मैं, हैं। अरे तो कल यही तो समझाया था कि जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू को स्क्वायर करते हैं अच्छा तो वो जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू से डिक्रीज हो जाती है। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। सर, हाँ सर। नहीं बताओ पहले, सर 0.1 का स्क्वायर सर बताओ। 0.1 नहीं होगा सर। 0.1 का स्क्वायर 0.1 होगा। हाँ। तो क्या अंतर आया, तो दोनों सेम हो गए। यस सर। अरे 0.1 का स्क्वायर क्या होगा ये बताओ। सर 0.1 ही होगा ना, 0.1 का। हद कर रहे हो अभिषेक। सॉरी सर। 0.1 का स्क्वायर 0.1 होगा। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, क्या लिखा है ये। 0.01, यस सर, यस। फिर तो 0.01 है, ये 0.1 से छोटा है कि बड़ा है। सर ये बड़ा है ना, 0.01 तो। 0.01 इज ग्रेटर देन 0.1 ना। बोलो हाँ कि नहीं। सर नहीं। तो क्यों बोला अभी तुमने कि ये बड़ा है, तो कौन बड़ा है फिर। सर 0.1 बड़ा है सर। तो फिर क्यों बोलते हो सॉरी उल्टा सर। भाई, ऐसी बातें तो ना बोला करो, मेरा सब सॉरी मेहनत सर। बर्बाद हो जाती है। तो जब 0 से 1 के बीच के नंबर हैं तो जब मैं इनको स्क्वायर करूंगा तो ये अपने नंबर से छोटे हो जाएंगे। तो पहले ये इधर फैले हुए थे, अगर ध्यान दो। कहाँ गया, ठीक है। पहले ये इधर फैले हुए थे, ऐसे सर्कल्स बने हुए थे। ये सारे 1 के अंदर ही थे,
निगेटिव भी थे लेकिन 1 के अंदर थे, और जो क्रॉसेस थे ये मेरे 1 से बड़े थे। तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो सारे छोटे वाले मेरे आसपास आ गए। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि जो दो क्लासेस हैं सर्कल्स और क्रॉसेस, इनके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए कि मैं अपनी एक लाइन डाल सकूं, कि मैं इसको बीच में एक लाइन डालकर मैं दोनों को सेपरेट कर सकूं। मैं यहां पर सेपरेट नहीं कर सकता था लेकिन मैं यहां पर कर सकता था, इसलिए वो स्क्वायर किया था। ये पॉजिटिव और निगेटिव उससे क्या मतलब है, अभी यहां पर ये निगेटिव है, ये ओ भी तो निगेटिव है, सर्किल भी तो निगेटिव है, लेकिन दोनों क्लासेस में डिफरेंस है। ये मान लो कैट है, सर्किल डॉग हो गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो इस बेसिस पर था कि जो छोटी वैल्यूज हैं वो और छोटी हो जाएंगी और जो बड़ी वैल्यूज हैं वो और बड़ी हो जाएंगी और सारी की सारी पॉजिटिव आ जाएंगी, तो मुझे एक लाइन खींचने का मौका मिल जाएगा। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ये भी पॉजिटिव हुई है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव हुई है। ये कैसे दिखाऊं, एक सेकेंड ना। ओके, प्लॉट तो कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है प्लॉट को मेरे पास दिखता है तो मैं दिखाता हूं तुमको, शायद मेरे को मिल जाए। ठीक है, जैसे ये डेटा है, ये डेटा है, तो ये ग्रीन एक क्लासेस है। इसे पॉजिटिव निगेटिव ना देखो, मान लो कि जो ग्रीन है ये आपके कैट्स है और ये जो रेड है ये डॉग्स है। अब मेरे को बताओ इस डेटा सेट में एक लाइन खींच कर क्या आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, कि सारे ग्रीन एक तरफ हो, लाइन के एक तरफ हो, और सारे जो रेड है वो लाइन के दूसरी तरफ हो? क्या ऐसा किया जा सकता है? अभिषेक, यस सर। किया जा सकता है, बताओ कैसे लाइन खींचेंगे। सर ये ग्रीन वाले हैं ना और रेड वाले हैं, हाँ, सर इनके बीच में एक लाइन खींच देंगे। कैसे खींचे बताओ ना, किधर से खींचे? इधर से खींचे? सर इधर से यहाँ 36 से ऐसे खींच देंगे। 36 कहाँ लिखा है 36? ये सर ये क्या 37। लिखा? नहीं सर ये -1 जो 10 से। -10 से किधर जाएंगे? पैरेलल सर खींचेंगे, ऊपर। किसके पैरेलल खींचेंगे? ऐसे? नो सर ऊपर को, ऊपर को। अच्छा, ऐसे? सर जैसे ये ओरिजिनल लाइन खींची है ना ये, ऐसे में। हाँ, ऐसे? ऐसे। हाँ। ऐसे कह रहे हो? तो कहाँ हाँ खींच पाया ये? एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ रेड और ग्रीन दोनों है। हमने क्या किया, हम सर फिर लाइन ऐसी इसमें। चाहते हैं कि लाइन के एक तरफ मेरे पास एक क्लास रहे और लाइन के दूसरी तरफ मेरे पास दूसरी क्लास रहे। इधर लाइन के एक तरफ एक क्लास तो है ग्रीन वाली, लेकिन दूसरी तरफ दोनों क्लासेस है, ग्रीन भी है रेड भी है। और कोई सर इसमें तरीका? क्या करें? लाइन खींचनी है हमें। सर ये लेकिन लीनियरली सेपरेबल नहीं है। हाँ, सर हम एक ये लाइन खींच के, जैसे कल आपने एसवीएम लगाया था वो लगा के, जो ग्रीन वाले ऊपर को नहीं जा सकते? तो वो जा सकते, मैंने पूछा कि ऐसा खींच सकते, तुमने कहा हाँ खींच सकते हैं ऐसी लाइन। इसमें बताओ, खाली ये डेटा देखकर हम खींच सकते हैं ऐसी कोई लाइन कि ये ग्रीन वाले एक तरफ हो जाए, रेड वाले एक तरफ हो जाए? नहीं सर। तो ये बोलो कि नहीं खींच सकते। ज़बरदस्ती मैंने पूछा, जरूरी नहीं है कि उसका आंसर करना है कि नहीं करना है। तो इसने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि x1 = x1²। यहाँ पर देखो मेरे पास दो चीज़ें थी, एक x1 था और एक y1 था। तो इसने यहाँ पर बदला, x1 को बदलो x1² में, ठीक है, x2 को बदलो x2² में, और एक उसने तीसरा फीचर बना लिया
x3 बना लिया इसने √2 ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई x2। इसके पास ओरिजिनली खाली दो फीचर्स थे, तो आप ये मान के चलो कि ये x1 था, ये था वेट एग्जाम्पल के लिए, x2 था आपका हाइट। ठीक है, जब आपके पास मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम आई थी, जब आपके पास डेटा सेट आया था, तो उसमें सिर्फ ये दो कॉलम्स है, बट जब आपने उन दोनों कॉलम को प्लॉट किया तो आपको ये दिखा कि भाई उन दो कॉलम से तो मैं बांट ही नहीं सकता हूं, कोई भी तरीका नहीं है कि मैं खाली उन दो कॉलम्स की, मैं खाली वेट और हाइट की हेल्प लेकर मैं ये बता पाऊं कि ये एक पर्टिकुलर क्लास है और ये दूसरी क्लास है। क्लास आप मान लो कि आपको वेट और हाइट देखकर बताना है कि बंदा ओबीज है कि नहीं है। आपको ये चीज बतानी है वेट और हाइट देखकर। तो आपने यहां पर प्लॉट देखा, तो आपने ये देखा कि यार वेट और हाइट मिलाकर मैं किसी भी तरह से प्लॉट बना ही नहीं सकता हूं, मैं डिवाइड ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका हाइट कम हो और वेट ज्यादा हो, हाइट कम हो वेट ज्यादा हो तो बंदा ओबीज हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि हाइट ज्यादा हो वेट ज्यादा हो तो बंदा ओबीज नहीं है, क्योंकि लंबे लोग होते हैं तो भाई उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट होता है। ठीक है, हाइट कम हो वेट ज्यादा हो, अच्छा बीच वाले केसेस दोनों हो सकते हैं कि हाइट ज्यादा हो वेट कम हो, तो चलो ओबीज तो नहीं होगा, लेकिन वो अंडर ओबीज या फिर जो भी कह लो माल न्यूट्रिशन कुछ हो सकता है, और एक हो जाएगी नॉर्मल। तो यहां पर मान लो कि हमारी जो दो क्लासेस है वो यही है, रेड है आपका ओबीज वाला। ठीक है, या सर फिर ये हमें पता स्कैटर प्लॉट से चलेगा, लाइक अगर हमारे पास क्लासेस हैं तो मैं स्कैटर प्लॉट पहले करके देखना पड़ेगा कि वो लीनियरली सेपरेबल हैं कि नहीं। स्कैटर प्लॉट से जरूरी नहीं है, उसका रीजन है क्योंकि स्कैटर प्लॉट जो होता है हमारा वो खाली हमारा 2D प्लॉट करता है, 2 डायमेंशन में। तो अगर आपके पास दो क्या है, दो मतलब की फीचर्स है डेटा सेट में, तब तो आप आराम से प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि मान लो जैसे ये मान लो मेरे पास वेट और हाइट हो, तो यहाँ पर वेट कर दो, यहाँ पर हाइट कर दो। ठीक है, और ये आपकी जो क्लासेस होंगी वो हो जाएंगी आपकी रंगीन, कि रेड मान लो कि आपकी ओबीस है और ग्रीन आपकी नॉट ओबीस है। तो स्कैटर प्लॉट बेसिकली आपका 2D कर सकता है, आप इसे 3D 4D तक ले जा सकते हो कि आप शेप बढ़ा दो या आप कुछ और चेंज कर दो या फिर इसका शेप चेंज कर दो, यहाँ पर सर्किल्स है ट्रायंगल कर दो, तो आप मैक्सिमम आप 5D तक जा सकते हो स्कैटर प्लॉट की हेल्प से, जब तक आपको समझ में आएगा, उसके बाद समझ में आना बंद हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल इससे नहीं कर सकते, हम लोग उससे कर सकते हैं, एक अप्रोच होती है टी-स्नी। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये होता है कि आपके पास 500 डायमेंशंस भी आ जाए, आपके पास 500 फीचर्स भी आ जाए, तब भी आप उसको 2D में प्लॉट कर सकते हो। तो जो वर्ल्ड टू वेक्टर की जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जो हम लोग ब्लॉग में देख रहे थे, राइट, तो उसमें वर्ल्ड हमारे 300 डायमेंशन के थे। हमारी जो वर्ल्ड एम्बेडिंग्स थी वर्ल्ड टू वेक में, जो हम अपने एक वर्ल्ड को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें 300 पॉइंट्स थे, 300 नंबर्स थे। उस 300 नंबर्स को भी हमने 2D में रिप्रेजेंट किया था, कि हम लोग देख रहे थे कि यूके और यूके और लंदन की जितनी दूरी है वो फ्रांस और पेरिस की उतनी दूरी है। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, टी-स्नी होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बट हाँ, 2D में हम खाली मैक्सिमम 3 या 4D तक हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद मतलब उसका हमें समझ में आना बंद कर देता है। तो हम लोग 2D से टी-स्नी से हम लोग देख सकते हैं कि क्लासेस लीनियरली सेपरेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, यहाँ पर जो बात चल रही थी कि हाँ, कि ये वेट है, ये हाइट है, मेरे पास वेट है, मेरे पास हाइट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फीचर्स हैं F1 और F2। क्लासेस मेरे पास दो हैं, C1 क्या है, ओबीस, और C2 क्या है, नॉट ओबीस। अब मैंने जब इसको प्लॉट किया तो मैंने देखा कि मैं इसको लीनियरली सेपरेबल कर ही नहीं सकता हूं। तो मैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने वाला था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन याद करो एक लीनियर मॉडल है, तो वो सिंपली मेरा फेल कर जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। जब डिवाइड नहीं कर पाएगा तो भाई मेरा सही से एक्यूरेसी आएगी नहीं। तो एसवीएम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कैसे करती हैं? वो इन फीचर्स को लेकर एक नया सेट ऑफ फीचर्स बनाती हैं। नया सेट ऑफ फीचर्स क्या बनाती हैं? इसको ये लोग प्रोजेक्ट करती हैं कि जैसे ये 2D था, मेरे पास यहाँ पर दो फीचर्स थे, तो ये इसके 3 फीचर्स बना देंगी, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश। 3 फीचर बनाने के बाद ये देखेगी क्या अब ये लीनियरली सेपरेबल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 4 बनाएगी, F1 डैश, F2 डैश, F3 डैश, F4 डैश। इन्हीं दो को ये किसी तरह ट्रांसफॉर्म कर करके
3 डायमेंशन, 4D, 5D, ND तक जाएगी। ठीक है, अच्छा बनाती कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं कि एक जो यहाँ पर है एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसने इसके पास दो थे, तो मैंने कहा ना कि x1 को मान लो हाइट, x2 को मान लो वेट। आपको खाली हाइट और वेट दिया गया था, इसने 2D से ये 3D में आ गया, इसने हाइट का स्क्वायर किया, वेट का स्क्वायर किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और √2 ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और √2 ले लिया। तो अब इसने देखो, इसने इसी को यहां पर प्लॉट किया। ऊपर हमारा 2D में ऐसा दिख रहा था, 3D में जब इसने 3 फीचर्स लेकर आया तो ये देखो ये ऐसा लेकर आया। तो क्या अब इस लाइन में अब मैं कोई ऐसी लाइन खींच सकता हूं कि रेड वाले एक साइड हो और ग्रीन वाले एक साइड हो? यस सर, सेपरेट हो सकते हैं। अब देखो मैं खींच सकते हैं। एक प्लेन से सेपरेट हो जाएगा। आने दो इसको थोड़ा सा। अब मैं इसको यहां से, ये देखो ये मैंने लाइन खींच दी, अब ऊपर रेड हो गया नीचे ग्रीन। तो जो काम मेरा जो नॉर्मल डेटा था उसमें नहीं हो सकता था, वो काम मेरा एसवीएम क्या करता है, वो कर्नल फंक्शंस लगाता है, कर्नल ट्रिक लगाता है, आपके डेटा को कन्वर्ट करता है और हायर डायमेंशन में, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, n डायमेंशन, जो हम लोगों ने कल आरबीएफ पढ़ा था। ठीक है, रेडियल बेसिस फंक्शन, ये इन्फिनाइट डायमेंशंस में कन्वर्ट करता है। तभी बोला जाता है कि अगर, क्योंकि मतलब ये है कि जो डेटा मान लो कि 2D में वो लीनियरली सेपरेबल नहीं है, वो 3D में जाकर 4D में जाकर लीनियरली सेपरेबल हो जाएगा। ये एक थ्योरम होती है, उसे कहते हैं कवर्स थ्योरम। कवर्स थ्योरम ये मैथमेटिकली प्रूफ करती है कि अगर कोई डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है किसी डायमेंशन में, तो अगर हम उसको अपने हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो लीनियरली सेपरेबल हो जाता है। कितना होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हो जाएगा कि गिवन इनफ डायमेंशंस एवरीथिंग इज लीनियरली सेपरेबल। खैर सब कोई पूछेगा नहीं कवर्स थ्योरम ये सब थ्योरम, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे ये प्रोजेक्ट करने के बाद वो लीनियरली सेपरेबल कर देता है। तो ये देखो, अच्छा ये लीनियरली सेपरेबल किया इसने, तो ये देखो इसने प्लेन बीच में डाल दिया है। अब ये हायर डायमेंशन में क्या है, हायर डायमेंशन में एक सिंपल प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है, मतलब कि हायर डायमेंशन में ये जो डेटा था हमारा वो लीनियरली सेपरेबल हो गया। लेकिन जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था वो तो अभी भी नॉन लीनियरली सेपरेबल है। तो ये देखो उसने लाइन ऐसे बनाई, अब ऐसे और ऐसे। तो ये आपकी एक क्या कहते हैं इसे, पैराबोला के बाद क्या होता है, क्यूब वाला हाइपरबोला। ठीक है, तो इसने एक हाइपरबोला बना दिया जिसने कि इसे डिवाइड कर दिया। तो अब सारे ग्रीन वाले एक तरफ हैं और सारे रेड वाले एक तरफ हैं। तो वो √2 x1 x2 इसलिए लिया बिकॉज वो हाइपरबोला का शेप बनाएगा। नहीं 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 नहीं, मतलब कि ये √2 x1 x2 इसलिए लिया था कि उसको और डायमेंशन में लेकर आए। ठीक है, उसका हाइपरबोला से शेप नहीं है, हाइपरबोला शेप मेरा कुछ भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पास पॉइंट्स ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे पास पॉइंट्स होते हैं, तो अब ये हाइपरबोला नहीं बनाता। अब क्या बनाता है ये, अब ये एक एलिप्स बनाता कि एलिप्स के अंदर है तो क्रॉस है, एलिप्स के बाहर है तो सर्किल है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो चीज, जो हाइपर प्लेन या जो प्लेन आपका हाइपर प्लेन लीनियर है हाई डायमेंशंस में, वो नॉन लीनियर है लोअर डायमेंशंस में। और क्योंकि एसवीएम मेरा काम करता है लीनियर चीज पर, एसवीएम को क्या चाहिए, उसको एक लीनियर प्लेन चाहिए जो कि मार्जिन डिस्टेंस दूरी रखे। ठीक है, बट लीनियर डिस्टेंस जो है वो हमारी जो डेटा सेट दिया हुआ है उसमें वो फिट हो नहीं सकती है, मतलब हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ही नहीं है। तो उसने एक अल्टरनेट सोल्यूशन क्या दिया, ऐसा करो इनको प्रोजेक्ट करो, इनको बदलो हायर डायमेंशंस में
और उसके बाद फिर वहां पर एक लाइन खींच दो और वापस उसको कन्वर्ट कर दो लोअर डायमेंशन में। तो ये जो लोअर है, जो प्लेन एक हायर डायमेंशन में दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, दोनों क्लासेस को डिवाइड कर रहा है, उसको जब हम लोअर में लेकर आएंगे तो वो एक सिंपल प्लेन नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से और आपके उसके हिसाब से। जैसे इस वाले केस में ये हाइपरबोला बनेगा, इस वाले केस में ये एलिप्स या सर्किल बनेगा, बट काम वही करेगा कि पॉइंट्स उठाओ, उनको चेंज करो हायर डायमेंशन में, और चेंज करने के बाद देखो कि क्या उसे लीनियरली सेपरेबल अब है कि नहीं है तो तुरंत प्लेन बना दो। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जहां पर फेल हो जाता है कि वहां पर डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होता है, वहां पर मेरा एसवीएम अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तब भी ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, अभी समझ में आ गया? यस सर। ये ब्लॉग अच्छा है, इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसने और भी दिया है कि कैसे कर्नल ट्रिक से कैलकुलेशंस मेरी कम हो जाती है। मतलब अगर आप सोचने बैठोगे तो आप सोचोगे कि पहले वो x1 मतलब हाइट का स्क्वायर करेगा, वेट का स्क्वायर करेगा, फिर √2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई x1 इंटू x2 करेगा, फिर सबको ऐड करेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर डायमेंशन में जा रहे हो कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है। बट ये जो कर्नल ट्रिक है ये ऐसी है कि इसमें आपको हायर डायमेंशन में वो कैलकुलेशन नहीं करता है, वो बहुत कम कैलकुलेशन करता है। आखिरी में शायद इसने कहीं पर दिया हुआ है कि 13-14 एप्लीकेशंस करता है। हाँ, 13 रिक्वायर्ड होती हैं, बट ये फाइनली करता 4 है। मतलब ये कन्वर्ट करने में √2 x1 x2 कन्वर्ट करने में 13 इसे करनी पड़ेंगी अगर सब कुछ सोचे, बट वो करता 4 ही है। तो इससे ये फास्ट हो जाता है कि हायर डायमेंशन में जाने के बाद भी इसे सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, इसका मैं लिंक दे दूंगा। इसमें इन्होंने एक वो भी दिया है, शायद लिंक दिया है कहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो इसमें तुम अपना पॉइंट बना सकते हो। तो अपना पॉइंट कैसे, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे थे, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी क्लास बन जाएगी। तो ये मेरी क्लास के पॉइंट सब एक साइड हो गए। या मैं चेंज दबाऊंगा तो मैं दूसरी क्लास के पॉइंट्स बनाऊंगा। तो मैं दूसरी क्लास के पॉइंट्स ऐसे बनाता हूँ। मैं खाली टच कर रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सारे पॉइंट्स बन गए। तो अब आप देख सकते हो कि रेड एक दूसरी क्लास है, येलो एक दूसरी क्लास है। ये आपकी मतलब कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि कोई एक लाइन बना दोगे तो वो चली जाएगी। बट जब मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पर मैं रन करूंगा, तो ये इसके ऊपर एक एसवीएम फिट करेगा। बाय डिफॉल्ट ये t इक्वल टू 2 मतलब कि पॉलिनोमियल फिट करता है, सॉरी t इक्वल टू RBF कर्नल फिक्स करता है। बट हम चेंज भी कर सकते हो, तो मैं वो करता हूँ। तो देखो इसने एलिप्स बना दिया, ठीक है। तो इसने एलिप्स बना दिया। अब ये इसने जब प्रोजेक्ट किया होगा हायर डायमेंशन में तब इसने लाइन ही बनाई होगी, बट जब उसको वापस छोटे डायमेंशन में लेकर आया तो एलिप्स बन गया, ठीक है। जो हम लोगों ने पॉइंट देखा कि उसमें देखो कैसे हाइपरबोला बनाता है। तो ये मेरे पास 4 है, ठीक है। चेंज किया मैंने, ये मेरे पास ठीक है। अब ये भी लीनियरली सेपरेबल नहीं है। मैं रन करूंगा इसको तो ये देखो इसने एक तरह से हाइपरबोला बना दिया। ये इस तरह काम करता है आपके कर्नल एसवीएम की ट्रिक, कर्नल ट्रिक, ठीक है। तो ये दोनों लिंक मैं भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। दोनों पढ़ना अच्छे से। सर मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूं? कौन से ग्रुप पे? सर आपके वाले। व्हाट्सएप पे? हाँ कर दूँ तो कोई मेरा थोड़ी बनाया है। इसने और भी लिंक्स दिए आगे पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो आगे। ऐसे काम करता है का ये मेरा, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने आरबीएफ देखा था, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल होता है जो मतलब कि उसका स्क्वायर करता है, क्यूब करता है, 4 करता है।
ठीक है। हमारे पास कुछ कस्टम कर्नल्स होते हैं। कस्टम कर्नल्स क्या है कि लोगों ने मेहनत कर करके इन फंक्शंस को, इन ट्रांसफॉर्मेशंस को डिवाइस किया है टू वर्क ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखो, अगर आपके पास डेटा सेट है और आपने उस पर कर्नल अपने आप से ढूंढ लिया कि ये पर्टिकुलर कर्नल तुरंत एकदम मिनिमम कंप्यूटेशन में आपका डेटा को लीनियरली सेपरेबल बना देगा, तो आप फिर वही यूज करोगे। क्यों आप आरबीएफ लगाओगे, क्यों पॉलिनोमियल लगाओगे ना। तो इसी तरह के बहुत सारे कर्नल्स हैं, तो हम लोग 2-3 देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक हो जाता है मेरा स्ट्रिंग कर्नल्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग कर्नल है जो स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है। तो ये मेरा हुआ था टेक्स्ट, उसके लिए टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इन्होंने एक सिंपल अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर ये वैल्यू है तो उसको इसमें मैप करना है, अगर दूसरी वैल्यू है तो उसको दूसरी चीज में मैप करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है एक है ग्राफ कर्नल्स। ठीक है, तो दैट कंप्यूट्स एन इनर प्रोडक्ट ऑन द ग्राफ्स। ग्राफ कर्नल्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज फंक्शंस मेजरिंग द सिमिलरिटी पेयर ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, हमारे पास एक होता है जीनोम कर्नल्स, जो हमारे जीनोमिक डेटा के लिए काम करता है अच्छे से, काफी अच्छे से। गेनिंग कंसिडरेशन एज रिग्रेशन मेथड ऑफ चॉइस फॉर द जीनोम इनेबल्ड प्रिडिक्शन। खैर ये 2014 का है, तो मतलब 2014 तक मतलब कि सब डीप लर्निंग घुस गई थी और उसने काफी तहलका मचा दिया है। तो डीप लर्निंग ने एसवीएम का काम थोड़ा सा टफ कर दिया। टफ क्या कर दिया, मतलब कि एसवीएम का काम छीन लिया। ये बात करते हैं क्यों हुआ ऐसा। देखो, हमारे पास पहले क्या होता था कि हमारे पास डेटा सेट आता था। ठीक है, डेटा सेट आने के बाद हम उसको प्री प्रोसेस करते थे और उसका फीचराइजेशन करते थे। मतलब कि उसका हम लोग अपना लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेते थे, स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे, ई की पावर लेते थे, एक्सपोनेंट लेते थे। वैसा करते थे कि वो अच्छे से काम करे मशीन लर्निंग पर। फीचराइजेशन करने के बाद फिर हम उसके ऊपर एमएल एल्गो लगाते थे। अच्छा, ये फीचराइजेशन क्यों करते थे? डेटा को लीनियरली सेपरेबल बनाने के लिए। पहले जो डेटा आता था वो हमारे पास लीनियरली सेपरेबल नहीं होता था, तो हम लोग डेटा को लीनियरली सेपरेबल बनाने के लिए फीचराइजेशन करते थे, फिर हम लोग अपनी एमएल एल्गो लगाते थे। तो लोगों की लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी काम करती थी। ठीक है, केएनएन भी काम करती थी। ठीक है, डिसीजन ट्री भी काम करती थी और रैंडम फॉरेस्ट भी काम करती थी। लेकिन ये जो काम था, ये काम था मैनुअल। ये काम था मैनुअल। अब हम क्या है, हम लोग आलसी हैं। इंसान आलसी होता है, वो काम को कम करना चाहता है। तो वैपनिक आया, उसने कहा ये फीचराइजेशन वाला काम मुझ पर छोड़ दो। इसने ये बना दिया एसवीएम कि अब आप उसे नॉर्मल डेटा सेट दो, वो अपने आप उसको हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करेगा, लीनियरली सेपरेबल बनाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एसवीएम ने ये काम किया। एसवीएम ने मेरा एक काम घटा दिया। ठीक है, हम अभी भी प्री प्रोसेस करते थे डेटा को। इस काम को भी अगर मैं बात करूं तो मतलब अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत प्री प्रोसेस करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत क्या, काफी ही करते हैं। बट हाँ, ये पूरा काम प्री प्रोसेस, फीचराइजेशन, एमएल एल्गो, ये पूरा काम छीन लिया किसने? न्यूरल नेटवर्क्स ने, डीप लर्निंग में। क्या हुआ, जैसे हम लोग फोटोज पे काम करते हैं, तो फोटोज पे जब मैं काम करता था तो मुझे अपनी फोटोज उठा के पहले उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसमें से आंख कहां पर है ये पहचानो कि भाई ये आंख है। उसमें से खुद मैनुअली अपने कोड से पहचानो कि आईब्रोज कहां पर है, सॉरी आईब्रोज नहीं, आईलेट्स। आईलेट्स कहां पर है? ठीक है, ये आइडेंटिफाई करो कि आइरिस ये है, प्यूपिल ये है।
ठीक है, इतना काम करो। न्यूरल नेटवर्क आया, उसने कहा कि तुम मुझे इमेज दो, मैं सब कुछ अपने आप निकाल के दे दूंगा। पहले ये काम मुझे मैनुअली करना पड़ता था। आइरिस निकालने के बाद फिर मुझे, जैसे मान लो मेरे पास ये सर्कुलर आता था, ठीक है, तो मैं इसको लीनियर बनाता था, ऐसे पट्टी सिंपल क्या करता था, एक जगह से कट कर देता था और फिर उसको रोल कर अनरोल कर देता था, तो मेरे पास ये आती थी, ठीक है। इस पट्टी के आने के बाद ये मेरे पास एक अच्छी खासी मतलब कि इंफॉर्मेशन रिच स्ट्रिप रहती थी, जो आपकी आंख का जो भूरा भूरा पार्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। फिर मुझे इसके ऊपर कोई दूसरी एल्गोरिथम लगानी पड़ती थी। जैसे मान लो मैंने एलडीए लगाई, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, मैंने पीसीए लगाई, मैंने कुछ और लगाई, जो ये इस इमेज को नंबर से बदलता था। अब मेरे पास ये दूसरा बंदा आया अपनी आंख लेकर, उसके नंबर्स मेरे पास यहां पर आए, फिर मैं इन दो नंबर को कंपेयर करता था, ठीक है। मेरी जो पूरी काम थी कि मेरे पास एक फोटो आई है, फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, आइरिस प्यूपिल निकालना, उसका सर्कुलर ढूंढना, उसके बाद उसे अनरोल करना। तो ये काम मेरा एकदम एक लाइन में कर दिया न्यूरल नेटवर्क ने। इमेज से नंबर में बदलना, ये काम मेरा न्यूरल नेटवर्क ने एक लाइन में कर दिया, ठीक है। ये काम, ये नंबर से नंबर को कंपेयर करना इंसान के लिए बहुत ईजी है, कंप्यूटर के लिए और भी ज्यादा ईजी है। तो न्यूरल नेटवर्क ने ये जो हम लोग पूरी प्रोसेसिंग करते थे, फीचराइजेशन करते थे कि उसे कन्वर्ट करो, उसे ऐसे कन्वर्ट करना है, उसको ऐसे नहीं ऐसे कन्वर्ट करना है, ये सारा काम न्यूरल नेटवर्क खा गया। डीप लर्निंग ये सारा काम खा गया। वो कहती है कि तुम्हें इमेज में अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम उसे ब्लैक एंड व्हाइट ना करो, उसमें एजेस ना ढूंढो, सब मैं कर लूंगा, तुम खाली मुझे फोटो दे दो और मुझे बता दो कि ये फोटो में है क्या, उसकी क्लास क्या है, और मैं सारा काम कर लूंगा। ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, फोटो से लेकर उसके अंदर क्या ढूंढना है उसके हिसाब से। बस दिक्कत क्या है, डीप लर्निंग की दिक्कत क्या है कि डेटा काफी चाहिए। इस पे मैं कहूंगा कि एक fast.ai करके है, fast.ai करके वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी है, ये भी अपने कोर्सेज करती है। तो इसमें जो जेरेमी हावर्ड उसका सीईओ है, बहुत खतरनाक बंदा है, जो उसका सीईओ है, तो वो कंपटीशन कैगल वगैरह सब जीतता है, वही सिखाता है, वही सब करता है। तो ये कहता है कि डीप लर्निंग के लिए ह्यूज डेटा की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने 50 के डेटा सेट पर भी, मतलब कि खाली 50 सैंपल्स है, खाली 50 रोज है मेरे पास डेटा पर, उसके ऊपर भी हम लोगों ने सक्सेसफुल पाई है। इट वर्क्स बेटर देन अदर एल्गोरिथम्स, ठीक है। बट मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जेरेमी हावर्ड फीचराइजेशन का बहुत बड़ा पुरोधा है। मतलब कि ये कहता है कि यही है आर्ट, बाकी सब तो कोडिंग है, आर्ट ये है कि कौन से फीचर लेकर आने हैं, कौन से फीचर्स बनाने हैं। खैर, मैंने अभी तक तो मैनुअली 50 फीचर में डीप लर्निंग को लगाकर नहीं देखा है, ना मतलब मुझे अभी तक कोई सक्सेसफुल मिली है, या तो मेरा डेटा सेट ही गड़बड़ रहता है कई बार, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि डीप लर्निंग खाली 50 फीचर्स पे भी, 50 रोज पर भी काम कर जाती है। बट वो जेरेमी हावर्ड है, हम लोग नॉर्मल है। जेफ डीन, ये गूगल का आप ये मान लो कि एआई का हेड है, ठीक है। इसने बोला है कि हमें एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, न्यूरल नेटवर्क्स आर सफिशिएंट, डीप लर्निंग आप अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर दे दो, ठीक है, अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर दे दो और डेटा दे दो अच्छा खासा। ये दो चीजें हैं, मुझे इंसानों की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम ऑटोमेट कर सकता हूं। तो लोग दोनों तरफ जा रहे हैं। लोग पहले फीचराइजेशन के ऊपर थे, जब मशीन लर्निंग थी, मतलब जैसे 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो लोग फीचराइजेशन के ऊपर काम करते थे कि कैसे फीचर्स बना दे, कैसे नए फीचर्स लेकर आए, जो मेरे पास डेटा सेट दिया है उसी में से कुछ नया क्यों ढूंढे। तभी हमारे पास एल्गोरिथम्स आई, HOG, ठीक है, हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स, सिफ्ट, स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म, सर्फ, स्केल, इसका यू मैं भूल गया, ट्रांसफॉर्म। तो ये सब काम करती थी पहले फीचराइजेशन के ऊपर। आपने इमेज दी, उसके ऊपर ये कुछ ढूंढती थी। डीप लर्निंग ने ये सब काम खत्म कर दिया, उसने कहा कि बस कंप्यूटिंग पावर चाहिए।
बाकी सब हम कर लेंगे। तो इस टाइम दुनिया में दोनों लोग स्टैंड कर रहे हैं, अभी तक किसी की जीत नहीं हुई है। जिसको कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसके लिए डेटा भी बहुत चाहिए, बट इन हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हम लोग फीचराइजेशन पे काम करते हैं। तो दोनों के बीच में रस्साकसी है, कौन सा ज़्यादा बेटर काम कर सकता है, कौन सा ज़्यादा बेटर काम नहीं कर सकता है। रियल वर्ल्ड में क्योंकि आपने मान लो डीप लर्निंग लगा भी दी, सब कुछ आपने कर भी लिया, उसके बाद भी आप कई बार फेल हो सकते हैं। ठीक है, फीचराइजेशन में ये आपकी कला के ऊपर है कि आप कैसे बना रहे हैं, कैसे आप काम कर रहे हैं। इसमें हमें ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारा एक चलता फिरता एक वर्किंग प्रोटोटाइप भी तैयार हो सकता है। जबकि डीप लर्निंग में मुझे डेटा चाहिए, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं। तो एसवीएम ने क्या किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमें पूरा डेटा आ रहा था, लीनियरली सेपरेबल होना चाहिए था। एसवीएम ने कहा कि लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो मैं कर दूंगा। फिर डीप लर्निंग आई, उसने कहा कि कुछ हो ना हो मैं कर लूंगा। तो हम लोग आलस की तरफ बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है आलस की तरफ बढ़ना, कि हम लोग धीरे धीरे जैसे कम काम करना पड़े तो दिमाग ना लगाना पड़े, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डीप लर्निंग में आप देखोगे हम लोग ये सब कुछ काम ही नहीं करेंगे, हम लोग बाकी चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, एसवीएम और डीप लर्निंग, तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। चलो मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट एंड करने के बाद वापस से ज्वाइन कर लो। फिर हम लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग टाइम और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, और एसवीएम के दो चीज़ें देखते हैं, न्यू एसवीएम क्या होता है और सी एसवीएम क्या होता है। ठीक है, तो वापस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी एसवीएम के थे। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी ट्रेनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम लोग को इसलिए जाननी चाहिए हर एल्गोरिथम की, कि हमें पता रहे कि हम कहाँ पर कौन से एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये रीज़न होता है, हम लोग को हमेशा पता होना चाहिए कि हमारी एल्गोरिथम कैसे चेंज होती है। तो एसवीएम का मेन काम क्या होता है, वो पॉइंट्स लेकर मैक्सिमम मार्जिन बनाती है। ठीक है, तो ये जो मार्जिन होते हैं ये मेरे क्या कहलाते हैं, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? सपोर्ट वेक्टर्स। सपोर्ट वेक्टर्स, इनको हम लोग कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। अच्छा, सपोर्ट वेक्टर्स हमेशा मेरे, मान लो मेरे पास टोटल n रोज है, तो इनसे छोटे होंगे कि बड़े होंगे? छोटे छोटे होंगे। तो ये जो n है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू कैपिटल N रहेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि आपके पॉइंट्स यहां कहीं भी हो सकते हैं, बट सपोर्ट वेक्टर्स वही होंगे जहां से मेरे मार्जिन्स पास होंगे। ठीक है, तो इसका जो ट्रेनिंग टाइम है, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम है वो मेरा होता है O ऑफ n स्क्वायर। यहां पर n मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, मतलब कि ये टाइम के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर आपके पास n काफी बड़ा है, मतलब कि मैं कहूंगा कि 2000, 4000, 10,000 तक चल जाएगा, बट अगर आपका n 1 मिलियन हो जाए, मान लो आपके पास 1 मिलियन रोज ऑफ डेटा सेट है, ठीक है, तो एसवीएम आपका फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। मतलब इतना ज्यादा है। आपको अगर सिंपल आप एक एरे बनाओ जिसके अंदर 1 मिलियन एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसमें आप कुछ ना करो, एसवीएम छोड़ो, उसमें आप खाली पेयर बना दो उनके, कि पहले आप ऐसे इसमें नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख तक है। ठीक है, आप खाली इनको प्रिंट करा दो 2 फॉर लूप लगाकर, कि पहले 1, फिर 1 के साथ सारे, फिर 2, फिर 2 के साथ सारे, फिर 3 के साथ सारे, ऐसे करके, तो ये फेल हो जाएगा। यहाँ तो हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसकी जो एल्गोरिथम होती है, अच्छा जो एक एल्गोरिथम होती है उसे कहते हैं एसएमओ। इसका नाम होता है, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है, कि वो कैसे इसका लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करता है।
इसको कहते हैं सीक्वेंशियल मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये प्रॉपर होती है, तो ये लगभग हर एल्गोरिथम्स यही यूज करती हैं। ठीक है, इसकी जो टाइम होता है वो होता है O ऑफ n स्क्वायर। एक दो फास्ट आई हैं अगर आपके पास n छोटा हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि आप यही मान के चलो कि हाँ, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती, डेटा सेट बढ़ता जाएगा, एसवीएम आपका स्लो होता जाएगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखो, ये ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो तो उसे सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं। मान लो उसने अब सपोर्ट वेक्टर ढूंढ लिए, मान लो उसे सपोर्ट वेक्टर्स ढूंढ लिए, अब क्या होगा? अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एसवीएम जो है, एक सेकेंड, ग्रीन नहीं व्हाइट था ना, हाँ ठीक है ना। एसवीएम जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स है, ये प्रिडिक्शन के लिए ओनली यूजेस सपोर्ट वेक्टर्स। इसे बाकी डेटा सेट की जरूरत ही नहीं है। जैसे KNN में याद करो, तो KNN में उसे सारे पॉइंट सेव करके रखने पड़ते थे। एसवीएम को जरूरत ही नहीं है, इसे खाली सपोर्ट वेक्टर्स चाहिए। तो अगर आपके पास दो सपोर्ट वेक्टर्स हैं तो इसको खाली दो नंबर से कैलकुलेशन करनी है। ये होता कैसे है कि अगर आपको क्लास प्रिडिक्ट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है प्रिडिक्शन इक्वल टू i इक्वल टू 1 से n अल्फा i y i, और ये k आ जाएगा मेरा x i कॉमा x q। यहाँ पर x q क्या है मेरे पास? ये है न्यू पॉइंट जिसके बारे में मुझे प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, तो क्या करना होता है, इसे खाली सबको मल्टीप्लाई करो अल्फा i से, और हर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालो, जो भी, मतलब ये जो k फंक्शन है यही आपका कर्नल है। ये जो k फंक्शन है यही आपका कर्नल है। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में जो भी डॉट प्रोडक्ट करके जो भी आउटपुट लेकर आएगा वो निकालो, उसकी क्लास लेवल से मल्टीप्लाई करो, और ये जो अल्फा i है ये आपका 0 रहता है फॉर नॉन सपोर्ट वेक्टर्स। खाली इसकी अल्फा i की वैल्यू खाली सपोर्ट वेक्टर्स के लिए ही वैल्यू रहती है। तो इसे क्या करना है, इसे अल्फा i मल्टीप्लाइड बाई, मान लो मेरे पास 3 सपोर्ट वेक्टर्स आए, मान लो मेरे पास 3 सपोर्ट वेक्टर्स आए, तो 3 सपोर्ट वेक्टर्स के लिए मेरे पास 3 अल्फा i होगा, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। इनके पास मेरे पास 3 क्लासेस होंगी, तो मान लो इसकी क्लास हो गई 1, 0 और 1। ठीक है, और ये जो मेरा फंक्शन है वो निकालेगा, तो वो जो भी वैल्यू निकाल के लाएगा, खाली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, और फिर तीनों को प्लस कर देना है। तो मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, मुझे खाली जितने मेरे पास सपोर्ट वेक्टर्स हैं, खाली जितनी वैल्यूज है, खाली उन्हीं के ऊपर मुझे प्रिडिक्शन करना पड़ रहा है, खाली उन्हीं का यूज करके मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो सपोर्ट वेक्टर्स एसवीएम जो है ये आपका टेक्स लार्ज टाइम इन ट्रेनिंग, क्योंकि इसे सब कुछ कर्नल लगाना पड़ता है, उनको प्रोजेक्शन करो, फिर उसकी वैल्यूज निकालो, फिर हाइपर प्लेन बना, वो सब करता है, बट लेस टाइम इन प्रिडिक्शन। एक बार आपने मॉडल बना दिया, एक बार आपने ट्रेनिंग कर ली, फिर आपका काम एकदम आसान हो गया। ठीक है, तो ट्रेनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी थी उसकी वो, और सॉरी ये प्रिडिक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बिग O ऑफ k इंटू डी। k क्या है आपके पास? नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। d क्या है? डायमेंशन ऑफ, जितना भी डायमेंशन ऑफ डेटा सेट है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, 5 कॉलम है। तो ये लीनियर है, ये लीनियर है, बट ये जो ऊपर हम लोगों ने निकाला था O ऑफ n स्क्वायर, ये क्या था? ये क्वाड्रेटिक था। तो अच्छा, मान लो कि सपोर्ट वेक्टर ही आपके ज्यादा हो गए, मान लो कि k जो आपका है यही बहुत हाई हो गया,
के ही मान लो आपके पास टोटल 1000 पॉइंट्स थे डेटा सेट में, ठीक है, और 900 पॉइंट्स ही आपके के बन गए, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो KNN के बराबर आ गई ना। तो आप फिर से बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो मेरा इसको फिक्स कर सके, मतलब कि विच कैन स्टॉप मेकिंग ह्यूज नंबर्स ऑफ पॉइंट्स एज सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी के लिए हमारे पास आता है न्यू एसवीएम। ठीक है, हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे उसको कहते हैं सी एसवीएम। सी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो लॉस फंक्शन था वो क्या था, आर्गविन W/2 प्लस सी इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n जीटा आई, ये सी था। ठीक है, यहां पर एक न्यू एसवीएम आ जाता है। न्यू एसवीएम में ये जो न्यू होता है हमारा, ठीक है, ये जो न्यू होता है हमारा, इसकी सी के साथ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी? सी हमारा था कि बस हमें ये पता था कि सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग सी की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक कुछ भी ले सकते थे। अभिषेक, यस सर। 10 टू द पावर -3 पॉजिटिव है कि निगेटिव? सर नेगेटिव है ना। भाई 0.001 ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर पॉजिटिव। कहाँ रहते हो भाई? ऐसी तो गलतियां आज तुम बहुत कर रहे हो। यहाँ पर निगेटिव लगा, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि 1/1000 है तो 0.001 है। सब मत सोचो, मेहनत करने की जरूरत है बहुत। तो c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बस ये हमारे पास कंडीशन थी। तो ये c कुछ भी हो सकता था, c 10 टू द पावर 9 भी हो सकता था, 10 टू द पावर 12 भी हो सकता था। तो ये लोग एक दूसरा फॉर्मुलेशन लेकर आए जिसका नाम था न्यू एसवीएम। तो इन्होंने न्यू की वैल्यू फिक्स कर दी, कहा कि जो न्यू है मेरा ये लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि न्यू जो है ये मेरा इसकी प्रॉपर्टीज है। क्या चीज? कि ये हमेशा बड़ा रहेगा, अपर बाउंड है फ्रैक्शन ऑफ एरर्स पे। एरर्स का मतलब क्या है? मिसक्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये जो न्यू है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा फ्रैक्शन ऑफ सपोर्ट वेक्टर से। इसका मतलब क्या समझाता हूं। मान लो न्यू की वैल्यू आ गई 0.1, ठीक है, 0.1 आ गई। ये हम लोग फिक्स करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ठीक है, वी फिक्स, ये हाइपर पैरामीटर है तो वी फिक्स। न्यू की वैल्यू आ गई 0.1। इसका मतलब क्या है कि 0.1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मिसक्लासिफिकेशन। मान लो कि मेरे पास मिसक्लासिफिकेशन में 20%, 20% क्या हो गया? 0.2। तो 0.1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर आपने अपने न्यू का 0.1 फिक्स किया है, इसका मतलब ये है कि यू कैन टॉलरेट ओनली 10% ऑफ मिसक्लासिफिकेशन। क्या आप कह सकते हो कि ठीक है भाई 10% जो मेरा डेटा सेट है उसका 10% गलत क्लासिफाई हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने न्यू इक्वल टू 0.01 किया, इसका मतलब क्या हुआ है कि टॉलरेट ओनली
1% ऑफ डेटा सेट, कि अब खाली 1% मिसक्लासिफिकेशन हो सकता है, और अगर आपने 0.001 कर दिया तो इसका मतलब है कि आप खाली 0.1% ऑफ डेटा सेट ही कह सकते हो कि हाँ भाई ये गलत क्लासिफाई हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आप ये क्या कर रहे हो, ये आप ट्रेनिंग सेट पर अभी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप अभी यहां पर जैसे जैसे आप न्यू घटाओगे वैसे वैसे आप ओवरफिट करने लगोगे। अच्छा, न्यू सर के लाइक दूसरी, ये हाँ एग्जांपल में सर जब जो आपने एग्जांपल में बोला कि जैसे म्यू हमने 0.1 सेट किया, पर हाँ जो फ्रैक्शन क्लासिफिकेशन है वो 0.2 है, तो जब हाँ, हमारी टॉलरेंस ही कम है तो मतलब वो जस्टिफाई कैसे करेगा उसको? नहीं तो इसीलिए मतलब ये फिक्स करता है कि आप, मतलब ये मैंने दिखाया कि मान लो कि आपने कहा कि ठीक है 0.2 आ गया, तो ये आएगा ही नहीं। वो कोशिश करेगा पूरी कि जब तक टॉलरेंस 0.1 के अंदर ना आ जाए, मतलब जब तक मिस क्लासिफिकेशन 0.1 के अंदर ना आ जाए तब तक वो ट्रेन करता रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके। तब तक वो करता रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा होने नहीं देगा। ये एक तरह से अपर बाउंड है कि वो अलाउ कर सकता है खाली 0 पॉइंट, मतलब कि 10% तक ही अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब हम इसे टाइट करने लगे, जब हम न्यू को और टाइट करने लगे तो हम लोग ओवरफिट करने लगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई मिसक्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने न्यू इक्वल टू 0.0000001 कर दिया, इसलिए भैया मिसक्लासिफिकेशन होना ही नहीं चाहिए, तो हम लोग ओवरफिट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा था कि न्यू इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। न्यू इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि मान लो 0.1 हो गया, तो ये मैं फिक्स कर रहा हूं कि मेरे मिनिमम इतने सपोर्ट वेक्टर्स होने चाहिए। तो 0.1 मतलब क्या हो गया कि 10% ऑफ पॉइंट्स मिनिमम सपोर्ट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, मैं इसको 0.5 कर दूं तो मैं 50% ऑफ पॉइंट्स सपोर्ट वेक्टर्स होंगे मिनिमम। ये है मिनिमम। अच्छा, अब मैं जितने ज्यादा सपोर्ट वेक्टर्स लूंगा उतनी मेरी प्रिडिक्शन की जो टाइम है, रन टाइम है, वो मेरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं न्यू को बढ़ाऊंगा तो प्रिडिक्शन का टाइम मेरा बढ़ेगा, मैं न्यू को घटाऊंगा तो मेरा ओवरफिट करेगा। तो ये भी एक तरह से हाइपर पैरामीटर है, हमें इसके बीच में कहीं बैलेंस ढूंढना पड़ता है कि हम क्या वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उस चीज को भी हम लोग वो कर सकते हैं। तो हम कोई लिमिट नहीं लगा सकते कि सपोर्ट वेक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम की है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम की है कि हाँ ठीक है, आपको 10% चाहिए, आपको 5% चाहिए, आपको 1% चाहिए। मैक्सिमम कितने में हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम के ऊपर। ठीक है, तो न्यू एसवीएम का यही कॉन्सेप्ट है। एक सी एसवीएम था और एक हमारे पास न्यू एसवीएम है। तो ये हमारा थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग और अलाउ करता है। ठीक है, इसके बाद है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, बट दैट विल टेक टाइम। हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस मतलब क्या है कि कहां पर आपको एसवीएम यूज करना है, कहां पर एसवीएम यूज नहीं करना है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमें एसवीएम अलाउ करता है वो क्या करता है, फीचर इंजीनियरिंग और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें ऑटोमेटिकली देता है, हमें अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा नॉलेज है, अगर हमें डोमेन की ज़्यादा नॉलेज है, अगर हमें अंदर की कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बट अगर आपको कुछ नहीं पता है और आपका डेटा सेट लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो आप फीचर इंजीनियरिंग और फीचर ट्रांसफॉर्मेशन ये खुद करेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपकी, आप मान के चलो डिसीजन सरफेस। डिसीजन सरफेस मतलब क्या है कि आपकी बाउंड्री कैसे बनेगी। तो अगर आप लीनियर एसवीएम यूज करोगे, लीनियर एसवीएम मतलब विदाउट एनी कर्नल ट्रिक, तो आपकी लीनियर बाउंड्री बनेगी। जैसे हमारी
लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बनती है, ठीक है। बट अगर आप आरबीएफ, पॉलिनोमियल, इनमें से कोई भी कर्नल यूज करोगे तो आपकी नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक नहीं बोलूंगा, नॉन लीनियर बाउंड्री बनेगी। वो हम लोगों ने अभी देखा एग्जाम्पल, जैसे जब हम लोग कर रहे थे वो कर्नल ट्रिक वाला, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर आपको इंटरप्रेटेबल रिजल्ट चाहिए तो आप एसवीएम यूज नहीं करोगे। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन था हमारे पास, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है, वो बताता है कि भाई इसकी एक्यूरेसी, इसके सही होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। दूसरी चीज, फीचर इंपॉर्टेंस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाय डिफॉल्ट बताता है। बाय डिफॉल्ट वो बताता है कि आपके इस फीचर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, उसमें वेट्स होते हैं, हर फीचर के करस्पॉन्डिंग एक वेट होता है, तो वो बताता है कि ये पर्टिकुलर वेट इस फीचर से रिलेटेड है, और अगर वेट हाई है तो इस फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हमें बाय डिफॉल्ट बताता है कि आपने जो भी, मान लो आपके पास कोई नया पॉइंट आया, तो आप पॉइंट देख के बता सकते हो कि किस फीचर की वजह से इसने ये क्लास बताई है। एसवीएम में ये चीज नहीं है। तो इंटरप्रेटेबिलिटी हमें कहाँ चाहिए होती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में, मेडिकल चीजों में, जहां पर हम खाली मशीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इंटरप्रेटेबिलिटी चाहिए कि हम रिजल्ट देख के समझ जाए कि इसने ये रिजल्ट क्यों चूज किया है। जैसे फोटो है तो फोटो में ये कैंसर दिख रहा है, इसलिए इसने कैंसर बताया है, ये नहीं कि यहां फोटो आई लो कैंसर ना। तो जहां पर हमें इंटरप्रेटेबिलिटी चाहिए होती है वहां पर हम एसवीएम यूज नहीं करते हैं। वहां पर हम लोग सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर डिसीजन ट्री वाला अपना जो रैंडम फॉरेस्ट है वो सब यूज करेंगे, एसवीएम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, आउटलायर इंपैक्ट, आउटलायर से क्या फर्क पड़ता है, तो आउटलायर से हमारा नॉट मच इफेक्ट, ठीक है, हमारे इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लो मेरे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, ये गया एक आउटलायर, ये गया दूसरा आउटलायर, बाउंड्री मेरी हमेशा सपोर्ट वेक्टर्स को लेकर बनेगी, बाउंड्री मेरी हमेशा सपोर्ट वेक्टर्स को लेकर बनेगी, मार्जिन मेरा सपोर्ट वेक्टर्स को लेकर बनेगा, इसको इस पॉइंट से मतलब ही नहीं रहेगा एसवीएम को। तो वो अगर आउटलायर पॉइंट भी है तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दिक्कत थी, इसीलिए हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन लेकर आए थे उसमें। तो आउटलायर्स का नॉट मच इफेक्ट, ठीक है। इसके एक केस में, जैसे आरबीएफ वाले में, अगर कल की क्लास याद हो, तो जैसे हम लोग अपना सिग्मा को छोटा करते जाते हैं, स्मॉल करते जाते हैं, तो उसकी जो ये जो बाउंड्री होती है, इम्पैक्ट जो होता है वो बढ़ता जाता है, मतलब कि छोटे से बड़ा वाला। सिग्मा अगर छोटा है तो काफ़ी शार्प रहता है, मतलब बहुत ही छोटी सी हमारे पास लिमिट रहती है, तो वो केएनएन की तरह काम करता है, एकदम वन सिंगल पॉइंट के, खाली वो एक ही पॉइंट का इम्पैक्ट ले रहा है। इस केस में आउटलायर का इफेक्ट पड़ सकता है कि जब आरबीएफ में सिग्मा स्मॉल हो, नहीं तो जनरली इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये हम लोगों ने देखा था कि सी अगर हम लोग ऊपर करेंगे तो ओवरफिट, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाई वेरिएंस, ओवरफिट इक्वल टू हाई वेरिएंस, और सी की वैल्यू हम लोग बहुत छोटी रखेंगे तो ये अंडर फिट करेगा, इसका मतलब क्या है कि हाई बायस, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल में था, जब हम लोग आरबीएफ एसवीएम यूज करेंगे रेडियल बेसिस वाला, तो उसमें हमारे पास सी और गामा दोनों आएगा, तो हमें दो हाइपर पैरामीटर ट्यून करने पड़ेंगे, ठीक है। छठा है कि डायमेंशंस हाई, मतलब कि आपके पास फीचर्स ज्यादा है, मोर फीचर, जितने ज्यादा डायमेंशन उतने ज्यादा फीचर्स, इसका मतलब क्या है, एसवीएम इज गुड, एसवीएम आपका आराम से काम करेगा, क्योंकि इंटरनली वो क्या करता है, वो भी फीचर्स की डायमेंशन बढ़ाता है, उसको हाई लेवल डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है, तो वहां पर लीनियर सेपरेबल हो जाता है। तो अगर आपके पास डायमेंशन ज्यादा है तो एसवीएम इज गुड, ठीक है।
मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। डायमेंशंस कम है तो एसवीएम को अपने आप से कर्नल ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। कब कब एसवीएम बेस्ट रहेगा? ठीक है, जब आपके पास राइट कर्नल होगा। अब ये राइट कर्नल आपने अपने आप से बनाया है, ये एसवीएम ने अपना प्रोजेक्शन कर कर उसे लीनियरली सेपरेबल बनाया है। जब उसे राइट कर्नल मिल गया तब ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि एक बार ट्रेनिंग हो गई, फिर से खाली सपोर्ट वेक्टर से काम लेना, तुरंत तुरंत प्रिडिक्शन करेगा और एकदम सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास एन हाई है, वेरी हाई, एन बहुत ज्यादा है, तो ट्रेनिंग आपकी बहुत ज्यादा टाइम लगेगी। तो अगर आपके पास एन ज्यादा बड़ा है तो आप अवॉइड करोगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को लगाना, ठीक है। जब आपके पास एन बहुत ज्यादा है तब आप अवॉइड करोगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स को लगाना। और मान लो कि अगर आपके पास जो सपोर्ट वेक्टर्स आपने ट्रेनिंग के बाद लगाए, अगर आपके सपोर्ट वेक्टर्स भी हाई है, सपोर्ट वेक्टर्स भी अगर हाई आए हैं, मान लो आपके पास 1,00,000 पॉइंट्स थे, ठीक है, और सपोर्ट वेक्टर्स भी आपके पास 80,000 आ गए, तो भले आपने ट्रेनिंग में 1 हफ्ता लगा दिया हो, बट अगर आपको 80,000 आ गए तो आप नहीं यूज करोगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब है? जब डेटा हो और सपोर्ट वेक्टर्स लेस हो, तब आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन सही से काम करेगा, ठीक है। तो सर हमारे हमने एक सपोर्ट म्यू इज लेस देन सपोर्ट वेक्टर्स वाली कंडीशन लगाई थी, हाँ तो उस पे ऐसे कोई अपर लिमिट भी नहीं होती, बिकॉज हम चाहते नहीं कि जो सपोर्ट वेक्टर का फ्रैक्शन है वो हाँ, बहुत बड़ा है, तो उस पे कोई अपर लिमिट नहीं होनी चाहिए। अपर लिमिट मतलब होनी चाहिए, बट हम लगा नहीं सकते हैं। जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिसमें न्यू वाली वैल्यू आई है, तो वो है उसकी लोअर लिमिट, यस। लोअर लिमिट वाली, तो हम लगा नहीं सकते हैं। मान लो कि आपने डेटा दिया और डेटा आपका फिट ही नहीं हो पा रहा है, तो उसे और उसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट वेक्टर्स यूज करने पड़ रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। मान लो कि आपका डेटा ऐसे है, ठीक है, लीनियरली सेपरेबल है, लेकिन जो मार्जिन बन रहा है वो सारे पॉइंट से पास हो रहा है, कोई पॉइंट तो नहीं। सपोर्ट वेक्टर ज्यादा हो गए। तो इसमें हम इसकी जगह लगाने की जगह, एसवीएम लगाने की जगह हम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे, यस। इट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो हमें देखना चाहिए, मतलब कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि मशीन लर्निंग ये नहीं कि आपने एल्गोरिथम लगा के खत्म कर दिया। आपके पास जो रिजल्ट्स आया है आप उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो। आपने पास 1000 डेटा पॉइंट थे, 1000 आपके पास सपोर्ट वेक्टर्स आ गए, ठीक है, तो क्या कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ गड़बड़ कर रहे हो। फिर वहां से हम लोग आगे सोचना शुरू करेंगे, अच्छा क्या गलती हो सकती है, फिर हम लोग उसे प्लॉट करेंगे, हम लोग देखेंगे मेरे सपोर्ट वेक्टर्स क्या आ रहे हैं या क्या नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़, ठीक है। तो मतलब मेन केसेस तो यही थे, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं यूज़ करना है। कल हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन देखेंगे कि रिग्रेशन कैसे कर सकते हैं। रिग्रेशन लोग बेसिकली जैसे KNN करते हैं वैसे ही करते हैं। उसके बाद कल हम लोग कोड देखेंगे एसक्यूएल का, एसक्यूएल में कैसे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर और रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब यही थी क्लास आज की। आई होप सपोर्ट वेक्टर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई होंगी। उस ब्लॉग को जरूर पढ़ना, तो मच बेटर तो फिर समझ ये में आए। नेक्स्ट क्लास में एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। एल्गोरिथम कंप्लीट ही हो गया, सपोर्ट और रिग्रेशन की भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो कल और परसों मतलब कि आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन खत्म हो जाएगा एसवीएम असाइनमेंट के साथ, मतलब फ्राइडे ओके। तक असाइनमेंट के साथ एसवीएम खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग डिसीजन ट्री और बूस्टिंग सब पे शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, फिर थैंक यू। थैंक यू सर।